जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम भाई एस यूट्यूब चैनल। आप सभी का 19 मार्च 2026 के न्यूज अनबॉक्सिंग सेशन में बहुत 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 स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के न्यूज अनबॉक्सिंग सेशन को शुरू करने से पहले हम जैसा रोज हमारा एक मोटिवेशनल कोट हम डिस्कस करते हैं, उस मोटिवेशनल कोट को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी का बहुत अच्छा कोट है। बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि इंटेंसिटी जो है इट ऑलवेज मेक्स अ गुड स्टोरी, बट जो कंसिस्टेंसी है ना, इट मेक्स द प्रोग्रेस। इंटेंसिटी, आज किसी इन्फ्लुएंसर के बारे में आप सोचिए कि जो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले किसी इन्फ्लुएंसर का नाम सुना रहा होगा, है ना, लेकिन जो इंटेंसिटी के साथ उसने काम किया, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रहा तो आज वो जो इन्फ्लुएंसर था, आज उसकी कोई पूछ नहीं है, किसी अखबार में उसका नाम नहीं है, किसी मैगजीन में उसका नाम नहीं है। तो इंटेंसिटी एक अच्छी स्टोरी तो बनाता है, लेकिन इंटेंसिटी कभी भी प्रोग्रेस नहीं देता। प्रोग्रेस देता है बच्चों कंसिस्टेंसी। और आपको इसीलिए कंसिस्टेंसी के साथ ही आपको क्या करना है बच्चों? आपको पढ़ाई करनी है। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है बच्चों। ठीक है, चलिए टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जस्ट अ सेकंड, देयर इज अ बिट टेक्निकल ग्लिच। ओके, ओके। सो टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो सबसे पहला न्यूज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन आवर का। ओम बिरला साहब थोड़ा सा गुस्सा हुए हैं क्वेश्चन आवर में, कुछ एक घटना जो घटी है उसको लेकर वो डिस्कस करना है। गिलोटीन, काफी समय बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे सामने आई है ना, जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसे हमें डिस्कस करना है कि गिलोटीन क्लोजर मोशन क्या होता है। बहुत टाइम बाद हमें ये सुनने को मिला है। देन 3 एडिटोरियल हमें कवर करने हैं, डेट इज एनसीईआरटी बुक बैन, रीबैलेंसिंग डब्ल्यूटीओ, एंड थर्ड इज इंडियाज डेमोग्राफिक चैलेंजेस, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीईआरटी बुक बैन की थी उसके ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रीबैलेंसिंग की जरूरत है, कैसे डब्ल्यूटीओ के जो पुराने रूल्स थे वो अब खत्म हो चुके हैं और नए रूल्स की जरूरत है। और तीसरा, इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है आने वाले समय में जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, बट डेमोग्राफिक बर्डन के रूप में न बदले, तो उन चैलेंजेस को कैसे अभी से निपटें, उसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल है। एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहला न्यूज है दैट स्पीकर इर्क्ड बाय द मिनिस्टर्स एब्सेंस इन द क्वेश्चन आवर। सो हाल ही में हुआ क्या था कि लोकसभा में जब क्वेश्चन आवर पूछा गया था, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछा गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया से, टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहां पे मौजूद नहीं थे। तो उनके किसी एक जो सहयोगी मंत्री हैं उन्होंने रिप्लाई किया कि मिनिस्टर जो हैं वो किसी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में गए हुए हैं। तो ओम बिरला साहब ने कहा कि भाई क्वेश्चन आवर इज इंपॉर्टेंट, मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज जो है ओम बिरला साहब को इस बारे में गुस्सा आया था। लेकिन हमारे काम की चीज क्या है बच्चों? जो हमारे काम की चीज है क्वेश्चन आवर। सो व्हाट इज क्वेश्चन आवर, है ना। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन आवर होता क्या चीज है, इसको आप समझिए। देखिए, क्वेश्चन आवर की ओरिजिनल डेफिनेशन या टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ये है, द फर्स्ट आवर द फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट द फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन आवर, है ना। जो पहला घंटा होता है लोकसभा या राज्यसभा का, जनरली 11 to 12 पीएम जो होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आवर के अंदर जो है, क्वेश्चन आवर के अंदर क्या होता है? क्वेश्चन आवर के अंदर एनी एमपी एनी एमपी हु इज नॉट मिनिस्टर हु इज नॉट मिनिस्टर, ठीक है, एनी एमपी हु इज नॉट मिनिस्टर, चाहे वो बीजेपी का हो या नॉन बीजेपी का हो, आस्क क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स।
आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर। तो जो एमपी मिनिस्टर नहीं है वो मिनिस्टर से सवाल पूछता है। सो ये एक एग्जीक्यूटिव चेक रखने के लिए एग्जीक्यूटिव चेक का एक बहुत अच्छा टूल, एग्जीक्यूटिव चेक का टूल माना जाता है, इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव चेक टूल माना जाता है कि जिससे एग्जीक्यूटिव अपने टोज पे रहता है कि मुझसे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, भैया मैं इधर उधर की गालमेल बातें नहीं कर सकता, मुझे स्पष्ट जवाब देना पड़ेगा क्योंकि मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़ा रह के झूठ नहीं बोल सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, दो तीन फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि क्वेश्चन आवर जो है, क्योंकि यूपीएससी आपसे ये फैक्ट तो पूछेगा ही पूछेगा कि क्वेश्चन आवर इज नोवेयर प्रेजेंट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नोवेयर प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नोवेयर प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में ये कहीं पर भी मौजूद नहीं है, ध्यान रखना। इट इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ द, रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट से ये गवर्न होता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन आवर में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। कौन कौन से तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं बच्चों? सबसे पहला होता है स्टार्ड क्वेश्चन, देन अनस्टार्ड क्वेश्चन, है ना, अनस्टार्ड क्वेश्चन, और तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये तीन तरह के प्रश्न जो हैं बच्चों पूछे जाते हैं, ए बी एंड सी। अब स्टार्ड क्वेश्चन मतलब क्या होता है? जिन क्वेश्चंस के ऊपर क्या लगा होता है? स्टार लगा होता है। लेकिन अब इसका मतलब क्या है ना, बहुत माइन्यूट मतलब है, यूपीएससी आपको वर्ड्स में फंसा सकता है। तो स्टार्ड क्वेश्चन का मतलब है कि जिस दैट द आंसर टू सच क्वेश्चन, आंसर टू सच क्वेश्चन will be will be given will be given orally। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने होते हैं? ओरली देने होते हैं, है ना। जैसे मैंने सवाल पूछा कि सर, है ना, लास्ट ईयर जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ। सपोज हमने फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा, निर्मला सीतारमन मैम से, कि मैम ये बताइए कि लास्ट ईयर जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ। तो उन्होंने कहा भाई फलाना फलाना लाख करोड़ रुपए जो है ये हमारा कलेक्शन हुआ, तो ओरली इसका आंसर देना है। अब स्टार्ट क्वेश्चन के अंदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में अनुपूरक प्रश्न, यानी आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप वापस एक सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आपने निर्मला सीतारमन मैम से पूछा कि मैम लास्ट ईयर जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ था। अब जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ, निर्मला सीतारमन मैम ने कह दिया कि जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ हुआ था, राइट। लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपने कहा नहीं नहीं मैम, आप ये बताइए कि किन किन स्टेट्स ने सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन पे किया। तो वापस आपने ये क्या पूछा, ये होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो ये चीज ध्यान रखना, स्टार्ट क्वेश्चन में आंसर ओरली देना होता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अब जो अनस्टार्ट क्वेश्चन है, यहां पे आंसर हैज टू बी गिवन, आंसर हैज टू बी गिवन इन रिटन फॉर्मेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आंसर हैज टू बी गिवन इन रिटन फॉर्मेट। आपको लिखित में इसका जवाब देना होता है, ओरली नहीं देना होता है। एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड, कैन नॉट बी आस्क्ड इन अनस्टार्ड क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। अब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है कि बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन, बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन, है ना, मिनिस्टर हैज टू बी गिवन, मिनिस्टर हैज टू बी गिवन, मिनिस्टर हैज टू बी गिवन 15 डेज नोटिस। 15 दिन का उन्हें नोटिस देना पड़ता है कि भाई 15 दिन बाद हम आपसे ये सवाल पूछेंगे। एंड सच क्वेश्चंस, एंड सच क्वेश्चंस हैज टू बी आंसर्ड, हैज टू बी आंसर्ड ओरली,
है ना। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के आंसर को भी कैसे देना होता है, ओरली ही देना होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। लोकसभा जो है, हाल ही में लोकसभा ने क्या किया है, लोकसभा अप्लाइज गिलोटीन टू पास द डिमांड्स फॉर ग्रांट ऑफ 53 लाख करोड़ फॉर द वेरियस मिनिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस चीज का यूज किया है, गिलोटीन का यूज किया है। अब ये गिलोटीन होता क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये बता देता हूं कि जो गिलोटीन है ना, ये गिलोटीन को किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, ये मैं आपको बता देता हूं। देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज क्लोजर मोशन। ठीक है, देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज क्लोजर मोशन, है ना। तो उस क्लोजर मोशन के अंदर, क्लोजर मोशन के कुछ अपने अपने प्रकार होते हैं। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि भाई क्लोजर मतलब क्या क्या होता है। तो उसमें एक क्लोजर मोशन होता है जिसको बोलते हैं गिलोटीन, इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहला क्लोजर मोशन होता है सिंपल क्लोजर। क्या होता है बच्चों, सिंपल क्लोजर मोशन। अब कोई भी बिल जब पास हो रहा होता है तो उसको कैसे पास किया जाता है, तो एक तरीका ये है। तो सिंपल क्लोजर क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, क्योंकि यूपीएससी में आपसे ये पूछा जाता है कि यानी इफ इफ द मैटर इफ द मैटर इज sufficiently discussed if the matter is sufficiently discussed, then it is put to vote, then it is put to vote, पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए डाल दिया जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है सिंपल क्लोजर। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे आता है बच्चों आप लोगों का, है ना, बी। ये आपको ध्यान रखना है। देन होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट या कंपार्टमेंट क्लोजर, कंपार्टमेंट क्लोजर। अब कंपार्टमेंट क्लोजर क्या होता है बच्चों, जैसा कि नाम है ना, जैसा कि नाम है कि अगर जो बिल है ना, तो एवरी कंपार्टमेंट, है ना, एवरी कंपार्टमेंट एवरी कंपार्टमेंट ऑफ द बिल एवरी कंपार्टमेंट ऑफ द बिल विल बी डिस्कस्ड एंड पुट टू वोट, एंड पुट टू वोट। उसको क्या कहेंगे अपन, उसको एवरी मोशन जो क्या किया जाएगा कि भाई एवरी कंपार्टमेंट ऑफ द बिल विल बी डिस्कस एंड पुट टू वोट, उसको बोला जाएगा कंपार्टमेंट क्लोजर। यानी कंपार्टमेंट बाय कंपार्टमेंट आप उसको डिस्कस करो और वोट करो। देन थर्ड होता है कंगारू, कंगारू क्लोजर, कैंगरू क्लोजर, कैंगरू क्लोजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैंगरू क्लोजर क्या होता है, कैंगरू क्लोजर का मतलब होता है जो आपसे पूछा भी जा सकता है। ये ध्यान रखना, गिलोटीन तो मैं इसके बाद चौथा गिलोटीन ही है। तो कैंगारू क्लोजर क्या होता है, दैट ओनली, सबसे इंपॉर्टेंट है, ओनली द की प्रोविजन, ओनली द की प्रोविजन ऑफ द बिल विल बी डिस्कस्ड, will be discussed, only the key provision of the bill will be discussed, and then entire bill, and then entire bill will be put to vote, will be put to vote, will be put to vote। केवल जो की क्लॉज है, की रेजोल्यूशन है, की प्रोविजन है, उसी को क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। और अगर वो डिस्कस हो गया तो बाकी पूरे बिल को क्या कर दिया जाएगा, पूरे बिल को जो है किस में डाल दिया जाएगा, वोटिंग के लिए डाल दिया जाएगा। अब चौथा होता है गिलोटीन। अब गिलोटीन क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, जो गिलोटीन होता है बच्चों, ये गिलोटीन ये फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच में लोगों के गले काटने का एक हथियार होता था जिसको बोलते थे गिलोटीन, है ना। फ्रांस के राजा थे किंग लुई द 16th, उन्होंने ये मशीन बनाई थी, बाद में उनकी हत्या भी उसी से हुई थी। खैर अपना ये काम नहीं है,
तो जो गिलोटीन है इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे जो पास हो गए वो हो गए, है ना। सो गिलोटीन का यूज कब होता है? ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट। रीजन होता है ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट, ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट व्हेन द रिमेनिंग अनडिस्कस्ड, when the remaining undiscussed clauses of the bill put to vote, put to vote, then it is called as कि भाई जो है पहले ही ऑलरेडी जो है ये डिस्कस कर लिए थे, जो पहले जो डिस्कस हो गए और अब टाइम एक्सपायर हो गया है, तो अब जो 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 डिस्कस नहीं हुए उसे वोट के लिए पुट कर देना, इसे बोला जाता है गिलोटीन, है ना। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों में फर्क आपको पता होना चाहिए बच्चों के, चारों में फर्क क्या है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। पहला एडिटोरियल जो हमें डिस्कस करना है दैट इज एनसीईआरटी बुक बैन अ चैप्टर ऑन जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी। क्या कहते हैं ऑथर? सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया recently issued an interim order banning a class 8 NCERT social science textbook that contained passages referencing judicial corruption, case pendency, and the mechanisms for removing errant judges. The court cited an agenda to undermine the judiciary's dignity and ordered the author's dissociation from the future government projects without a hearing. देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ये भी थोड़ा सा भड़का भड़का सा ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई आपने क्लास 8 के एनसीईआरटी में ये डाला था कि भाई जुडिशियल करप्शन मौजूद है, केस पेंडेंसी मौजूद है, जो खराब जजेस है उनको रिमूव किया जाता है, तो आपने ये लिखा तो लिखा क्यों? ये तो बड़ा बेवकूफी वाली बात है भाई। अगर आप ऐसा काम कर ही नहीं रहे होते तो हम ऐसी चीजें लिखते ही नहीं भाई, सीधी सी गणित है। हम ऐसी चीजें लिखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप ऐसा काम कर रही हैं, है ना। सो द एडिटोरियल क्रिटिकली एनालाइज दिस बैन, arguing that it act as a form of unconstitutional censorship, violates the freedom of speech, and suppresses the necessary public scrutiny required for the structural reforms and judicial ट्रांसपेरेंसी। ऑथर कहते हैं कि ये जो जुडिशरी ने जो बैन लगाया है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेंसरशिप है, वो जो वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जो आर्टिकल 19 के तहत है, राइट। और ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप अपनी तरफ से जो है क्या कर रहे हैं, बुक्स बैन कर रहे हैं, तो कल को एक बहुत गलत प्रेसिडेंट एग्जाम्पल सेट होगा। सो ऑथर कहते हैं व्हाट इज द कोर इशू, है ना। ऑथर कहते हैं द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ judicial misbehavior is historically essential for driving structural, intellectual and moral reforms within the justice system, है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया imposed a complete blanket ban on NCERT textbook and instantly punished the authors without the due process। तो जो ड्यू प्रोसेस जो हमारे आर्टिकल 14, जो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उसको पढ़े बिना आपने कंप्लीट ब्लैंकेट बैन डाल दिया, ये तो बिल्कुल भी अनजस्टिफाइड था। द कोर्ट ऑब्जेक्टेड टू द रेफरेंसेस रिगार्डिंग जुडिशियल डिले, करप्शन, पेंडिंग केस डेटा, है ना, एंड द बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट, है ना, बेंगलोर principles of judicial conduct and the constitutional mechanisms for the removal of judges। ये सब लिखा तो लिखा क्यों? अरे भाई ये इसलिए लिखा क्योंकि ऐसे जजेस आप हमारे सामने आए हैं जिनके घर से करोड़ों करोड़ों रुपए के कैश के बंडल मिले। अगर ऐसा आता ही नहीं तो हम कभी किसी के लिए लिखते क्या भाई? तो सुप्रीम कोर्ट को फूफाजी बनने की जगह सुप्रीम कोर्ट को तो और ये लिखना चाहिए कि भाई हाँ, बच्चों को इससे और ज्यादा जो है बच्चे एजुकेटेड होंगे कि जुडिशरी एक स्टैंड, एक टफ स्टैंड लेता है किनके विरुद्ध? जो सही जजेस नहीं है उनके विरुद्ध, है ना। सो ऑथर कहते हैं कि भाई जो ये बैन है इट इज एन एक्ट ऑफ अंडरमाइनिंग ऑफ फ्रीडम। ऑथर कहते हैं द बुक बैन is an egregious form of censorship that directly violates the article 19 clause 1 subclause a, that is freedom of
स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये दिया हुआ है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, और बहुत इंपॉर्टेंट सब क्लॉज है ये, या बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रीडम को कंटिन्यू रखने के लिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इट डायरेक्टली वायलेट्स आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट। सो रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कैन ओनली बी जस्टिफाइड बाय द लॉ मेड बाय द स्टेट। क्रूशली पर नरेश श्रीधर Mirajkar versus State of Maharashtra 1966, judicial orders do not qualify as law in the context of Article 19। इसलिए जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत जो लगाए गए हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, वो स्टेट के ऊपर ही हैं, लेकिन जुडिशरी के ऊपर नहीं है। सो ये तो बहुत ही स्टूपिड बात है ना। सो द सुप्रीम कोर्ट बाईपास्ड, ऑथर कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट bypass the deliberations on whether the textbook's content met the high threshold for the criminal contempt under section 2 clause C of the contempt of the court act। अब ये सबसे बड़ा हथियार है सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई कोई भी चीज पसंद नहीं आई तो कंटेम्प्ट लगा दो, कि भाई जानबूझकर जो सेक्शन 2 क्लॉज सी है, ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज सी जो है वो क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का, वो ये कहता है कि मालिशियस इंटेंट टू स्कैंडलाइज द कोर्ट, है ना। भाई ये कंटेम्प्ट का डेफिनेशन है कि मालिशियस इंटेंट टू स्कैंडलाइज द कोर्ट मतलब कोर्ट को जानबूझकर बदनाम करना, गलत आरोपों में बदनाम करना। तो ऑथर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर ये जो है इन डेलिब्रेशंस को बाईपास करने की कोशिश की है ताकि कंटेम्प्ट लगाया जा सके। सिंस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आर द फाइनल गार्जियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन आर लेफ्ट विदाउट अ रेमेडी व्हेन द कोर्ट देमसेल्व्स बाईपास जुडिशियल रिव्यू टू एनफोर्स अ बैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं बच्चों, ये आपसे सीधे सीधे आपसे मेंस में पूछी जा सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आर द फाइनल गार्जियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बट अगर वो खुद ही जुडिशियल रिव्यू को बाईपास करेंगे किसी भी चीज को बैन करने के लिए, तो फिर सिटीजन के पास क्या रेमेडियल ऑप्शंस रह जाते हैं। तो आपसे सवाल मेंस में पूछा जा सकता है अपकमिंग मेंस में 2026 के। सो ऑथर कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि भाई ग्लोबल एफर्ट्स की भी अगर बात करें तो डेटा फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल एनजीओ है, वो इंडिकेट करती है कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड ग्लोबल परसेप्शन ऑफ जुडिशियल करप्शन। भाई जुडिशरी में करप्शन जो है ये ग्लोबल परसेप्शन है, केवल इंडिया में ही नहीं है, और इसकी वजह से एडवांस डेमोक्रेसीज ने रिफॉर्म किया है अपने सिस्टम को, न कि बैन कर दिया है, राइट। केन्या का जुडिशियल रिफॉर्म जो हुआ था 2011-13 में सक्सेसफुली रेज द पब्लिक ट्रस्ट फ्रॉम 27% to 61% by acknowledging systemic flaws and establishing institutions like judicial ombudsperson एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कमिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बच्चों केस स्टडी हो सकती है, आपको पता होनी ही चाहिए कि केन्या एक बहुत बड़ा हमारे सामने एग्जाम्पल है कि कैसे केन्या ने जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स किए थे 2011 से 13 के बीच, जहां पे पब्लिक ट्रस्ट 27% से बढ़कर कितना परसेंट हो गया, 61% में इंक्रीज देखा गया था, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव की भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हैज प्रीवियसली एक्नॉलेज्ड द बैड एप्पल्स एंड क्रिएटेड एन in-house procedure to address the breaches of judicial oath। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ये एक्नॉलेज किया था कि भाई हाँ देयर आर सम बैड एप्पल्स इन द जुडिशरी, और उन्होंने इन हाउस प्रोसीजर कमेटी भी बनाई थी। लेकिन क्या हुआ, अब जब लोग उसके बारे में बात करेंगे तो चीजें तो सामने आएगी ना बच्चों, राइट। फिर अगर हम के वीर स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 के केस की बात करें तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एफर्म किया था कि जजेस आर पब्लिक सर्वेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जजेस आर पब्लिक सर्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जजेस क्या पब्लिक सर्वेंट आते हैं क्या, जी हाँ। अंडर के वीर स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जजेस जो हैं they come under the definition of public servant under the prevention of corruption act। So this ruling established that the standards for judicial honesty
are exacting and absolute. A single corrupt judge jeopardize the entire system's integrity. तो entire system की जो integrity है उसको खतरे में डाल सकता है एक सिंगल करप्ट जज। और यही ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जो ये ब्लैंकेट बैन कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। ये तो और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि देखो हमारे सामने एक एग्जाम्पल आया और हमने कैसे जो है इनको लात मार के बाहर निकाल दिया। राइट। ऑथर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में कहते हैं कि देयर इज अ मच नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, है ना। इरेडिकेटिंग करप्शन एंड केस पेंडेंसी सर्व्स द जुडिशरी ओन बेस्ट इंटरेस्ट, कि भाई करप्शन हटाना और केस पेंडेंसी को खत्म करना ये जुडिशरी के ही हित में है। अगर लोगों को पता नहीं होगा तो लोग एक कंस्ट्रक्टिव मॉरल प्रेशर कैसे बनाएंगे। राइट। सो व्हाइल द सुप्रीम कोर्ट नोटेड द बुक omitted the court's transformative initiative like legal aid mechanism, an incomplete narrative does not legally justify banning the expressed views. Forcing free speech to follow a specific balanced format makes the fundamental right illusionary, है ना। और बहुत अच्छा स्टेटमेंट अगेन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको पता होना ही चाहिए। ऑथर कहते हैं कि फोर्सिंग फ्री स्पीच टू अलाउ स्पेसिफिक बैलेंस्ड फॉर्मेट। ऑथर कहते हैं कि भाई मैं करूं तो जो है रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला, ये फंडामेंटल राइट को इल्यूजनरी बना रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट पे बात आई तो कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगा दिया आपने, लेकिन अगर किसी और की बुक की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि नहीं नहीं बैन कैसे लगाएं, ऐसे थोड़ा ना लगा सकते हैं, पढ़नी है तो पढ़ो, नहीं पढ़नी है तो मत पढ़ो। तो ये चीज जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है ऑथर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मस्ट रिमेन ओपन टू डिसेंट एंड रिफॉर्म। सुप्रीम डिसेंट मतलब जो उनकी ओपिनियन से अपनी ओपिनियन नहीं मैच करता हो। जैसे किसी ने कहा भाई सूरज ईस्ट से उगता है और मैंने कहा कि सूरज साउथ से उगता है। अब मैं गलत हूं, मैं जानता हूं, लेकिन सामने वाला मुझे तलवार से थोड़ी ना मार देगा कि साले तूने ऐसा बोला तो बोला कैसे। वो मुझे बिठाएगा, समझाएगा कि देख यार हम इसको इस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, हम इसको इस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, तूने साउथ क्यों बोला। ये होता है डिसेंट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशरी जो है मस्ट ओपन टू डिसेंट एंड रिफॉर्म। Acknowledging institutional challenges is the crucial first step towards curbing systemic corruption and educating civil society। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, ये सबसे बड़ी बात मानी गई है और ये फर्स्ट स्टेप है अगर आपको करप्शन को कर्ब करना है और सिविल सोसाइटी को एजुकेट करना है तो। चलिए मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बैनिंग लिटरेचर that highlights the systemic flaws within the judiciary not only undermines the fundamental right to free speech but also circumvents the path to structural reforms. Critically analyze this statement in the light of recent Supreme Court order banning the NCERT textbook. न्यायपालिका के भीतर प्रणालीगत खामियों को उजागर करने वाले साहित्य पर प्रतिबंध न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कमजोर करता है बल्कि संरचनात्मक सुधार के मार्ग को भी बाधित करता है। हाल ही में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल है। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप अपना आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो बच्चों आप अपना आंसर iasrambh@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर का फ्री वैल्यूएशन 2 आवर्स के अंदर अंदर करके विथ प्रोज एंड कॉन्स हम आपको आपका आंसर वापस भेजते हैं ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। चलिए बढ़ते हैं सेकंड एडिटोरियल की तरफ, दैट इज द अपॉर्चुनिटी इन कैमरून टू रीबैलेंस द डब्ल्यूटीओ। हाल ही में अभी मार्च में 26 से 29 मार्च में कैमरून जो है अफ्रीका का एक देश है कैमरून, है ना, वहां पे एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। किसकी? डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यूटीओ वहां पे क्या काम करेगा या नहीं करेगा, उसी के ऊपर एडिटोरियल है ना। डिस्कस करते हैं। डब्ल्यूटीओ इज एक्सपीरियंसिंग अ सीवियर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ड्रिवन बाय द पैरालिसिस ऑफ इट्स डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, द राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड वाया जियोपॉलिटिकल टैरिफ। जो डब्ल्यूटीओ है
उसके आधार पर सवाल हो गया है। ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों। अमेरिका जो है वो जो भूरे बाल वाले फूफा जी हैं वो टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, नेटो आ जाओ, ये आ जाओ, हमला करो, ये करो, सब कुछ वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पूरा वर्ल्ड ट्रेड है वो डिसरप्ट पे डिसरप्ट हुआ जा रहा है। इंडिया में ऑयल की प्राइसेस का मार अभी हमें इसलिए देखने को नहीं मिला है बच्चों, क्योंकि जो है हमें इसलिए देखने को नहीं मिला है क्योंकि अभी हाल ही में हमारे देश में 4 राज्यों में चुनाव है, और चुनाव के साथ साथ हमारे जो है 4 राज्यों में चुनाव होने के साथ साथ एक यूटी में भी चुनाव है। तो सरकार बीजेपी को पता है भाई चुनाव जीतने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, तो वो बहुत केयरफुली इन चीजों को एग्जामाइन कर रही है। राइट। सो ऑथर कह रहे हैं कि जो द 14th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है ना, 14th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है याउंडे कैमरून में, है ना, कैमरून का एक शहर है याउंडे, वहां पे होने जा रही है 26 से 29 मार्च के बीच। तो वहां पे कोर इशू ये है कि डब्ल्यूटीओ कैन अर्जेंटली अडेप्ट इट्स 20th सेंचुरी फ्रेमवर्क to govern the 21st century realities such as digital commerce, climate measures before the multilateral rule-based order is entirely replaced by power-based and transactional bilateralism। तो जो ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है इसके सामने रूल बेस्ड ऑर्डर जो फॉलो करता है, इसके सामने चीजें बहुत जल्दी से जल्दी रखी जाए, क्योंकि अभी हाल ही में पूरी दुनिया का जो ट्रेड स्ट्रक्चर है वो अब पावर बेस्ड हो चुका है, वो अब एक ट्रांजैक्शनल बायलेटरलिज्म को रिप्लेस करता हुआ दिख रहा है। राइट। तो चलिए एक एक करके आर्ग्यूमेंट देखते हैं। व्हाई ऑथर इज सेइंग डब्ल्यूटीओ इज इन टर्मोइल। देखिए, डब्ल्यूटीओ फेसेस इट्स डीपेस्ट क्राइसिस इन 1995 प्राइमरली ड्यू टू, ऑथर अपना रीजन बताते हैं, प्राइमरली ड्यू टू अफेक्टिव पैरालिसिस ऑफ dispute settlement system caused by the prolonged stalling of appellate body appointment। है ना, जो डब्ल्यूटीओ में appellate body है जो एक देश का दूसरे देश के साथ डिस्प्यूट सेटलमेंट करती है, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया है, उसमें अपॉइंटमेंट नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, पूरी तरह से स्लो हो गया है, या पूरी तरह से क्या हो गया है, कोरोड हो गया है। कोई उसकी तरफ अब जाना भी पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि ठीक है यार कौन जाएगा वहां पे, है तो कुछ है नहीं। सो दिस इनेबिलिटी टू एनफोर्स रूल्स डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। ऑथर कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ पर जो ट्रस्ट कम हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण यही है ना। मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस आर लैगिंग बिहाइंड द मॉडर्न इकोनॉमिक शिफ्ट, frameworks for rapidly expanding digital commerce and cross-border data flows remain inadequate। है ना, पहले consensus based decision making जो होती थी among 166 diverse members has become highly cumbersome, leaving critical long pending development issues unresolved। पहले जहां पे 166 डाइवर्स मेंबर एक साथ मिलकर बैठकर बातें करते थे, कंसेंसस के साथ डिसीजन लेते थे, अब ये प्रोसेस बहुत कम्बरसम हो गया है, क्योंकि यूएसए बैठना नहीं चाहता, रशिया बैठना नहीं चाहता, चाइना बैठना नहीं चाहता, इंडिया कहता है नहीं हम बैठेंगे, लेकिन इंडिया भी बैठता नहीं है। तो कई सारे जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं वो क्या रह गए हैं, वो अनरिजॉल्व्ड रह गए हैं। ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द राइज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, द राइज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, economic cohesion and unilateral tariffs such as political tools are used as political tools are severely distorting global market। सबसे बड़ी बात यही है बच्चों कि आज जो भले अमेरिका लगाए या चाइना लगाए या रशिया लगाए, जो यूनिलेटरल टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक कोवर्जन्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जियोग्राफिकल टेंशंस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस किए जा रहे हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्लोज कर देना, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, है ना, या फिर आपके बबल मंदेब के ऊपर हुतीज का अटैक, इन सब की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आया है कि जो पूरा ग्लोबल मार्केट है वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। So a shift towards wrecking ball politics, है ना, highlighted by the Munich security report, है ना, जो wrecking ball politics जो अभी चल रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में, कि भाई जो है वो जो
जो बॉल आए, मतलब रैकिंग बॉल मतलब बस एक दूसरे को तोड़ना है, जैसे तैसे करके एक दूसरे को तोड़ना है, थ्रेटन्स द सिस्टम, है ना। कंट्रीज इंक्रीजिंगली फेवर डिसरप्शंस, ऑथर कहते हैं कि कंट्रीज जो हैं दे आर इंक्रीजिंगली फेवर डिसरप्शंस एंड बायलैटरल डील्स ओवर ग्रेजुअल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब सारी कंट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी कोई दूध की धूली नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी क्या कर रहा है, जो है बायलैटरल डील्स, आप देख रहे हैं कितने देशों के साथ बायलैटरल डील उसने साइन करना शुरू कर दी है। तो दे आर फेवरिंग डिसरप्शंस एंड बायलैटरल डील्स, दे आर साइनिंग बायलैटरल डील्स के जो होगा देखा जाएगा। हमें अब मल्टीलेटरलिज्म में भरोसा नहीं है। हाउएवर, ऑथर कहते हैं वीकनिंग मल्टीलेटरल रूल्स वुड डिस्प्रपोर्शनेटली हार्म द स्मॉलर एंड डेवलपिंग नेशंस व्हिच रिलाई ऑन द रूल ऑफ लॉ to shield themselves from the economic pressure of stronger and developed economies। ऑथर कहते हैं कि भाई ये ठीक है, बड़े बड़े देश अफोर्ड कर सकते हैं रूल्स को तोड़ना, लेकिन छोटे देश जिनके पास संसाधन ही नहीं है वो तो रूल ऑफ लॉ पे डिपेंड हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर और डेवलप्ड इकोनॉमी का प्रेशर नहीं झेल सकते और उनके लिए रूल ऑफ लॉ बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। ग्लोबल प्रोडक्शन की अगर बात करें, ऑथर कहते हैं कि ग्लोबल प्रोडक्शन वो हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली, है ना। अपकमिंग MC14 इन याउंडे कैमरून जो है, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, रिप्रेजेंट्स अ क्रूशियल विंडो टू अपडेट द WTO बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन व्हिच नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमी एक्सपोर्टिंग टेक इंटेंसिव गुड्स, है ना। तो जो पहले राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते थे, अब वो इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये अब इन चीजों को नहीं मान रहे हैं। टेक इंटेंसिव गुड्स का ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों, ताकि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, है ना। सो ऑथर कहते हैं कि द सिस्टम मस्ट अडेप्ट टू मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड मेजर्स, दैट इज कार्बन बॉर्डर टैक्स एंड डिजिटल नेटवर्क्स रीशेपिंग द ग्लोबल सप्लाई चेन, है ना। रिफॉर्मिंग द WTO रिक्वायर्ड द रीस्टोरिंग द binding dispute resolution mechanism to depolitize the trade conflicts and validate the member commitments। ऑथर कहते हैं कि भाई हमें अगर WTO को अच्छा करना है तो पहले हमें बाइंडिंग क्या बनाना होगा, हमें बाइंडिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है ये लाना होगा, तभी हम WTO में रिफॉर्म कर पाएंगे। टू एंश्योर फेयरनेस, WTO must establish transparent solutions for historic deadlocks over agriculture subsidies, market distortions, and update the special and differential treatment (SNDT) provisions to reflect the current developmental needs। ठीक है, as a workaround to consensus deadlock, some members are pursuing plurilateral agreement, है ना, and on e-commerce and investment facilitation to prevent system fragmentation. These smaller groups initiative must remain open, transparent, and legally tethered to broader WTO framework। अगर हमें जो है कंसेंसस डेडलॉक से जूझना नहीं है, हमें पूरी दुनिया को स्थिर करना है, हमें पूरी दुनिया को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें जो है क्या करना होगा, हमें एक ओपन, ट्रांसपेरेंट और लीगली टीथर्ड जो है WTO फ्रेमवर्क बनाना होगा, राइट। सो ऑथर जो है अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट में कहते हैं द चॉइस इज क्लियर। क्या चॉइस? द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ WTO इज एंड्योरिंग ग्लोबल ट्रेड इज गवर्न्ड बाय इक्विटेबल रूल्स रेदर देन ब्रूट कोहेजन्स। जब WTO बना था तो उसका मेन यही था कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो इक्विटेबल रूल्स से चले, न कि ब्रूट कोवर्जन से। सो इन एन एरा डिफाइंड बाय स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, मल्टीलेटरल रूल्स डू नॉट डाइल्यूट सॉवरेनिटी, रेदर they serve as the bulwark protecting the vulnerable nations from the economic domination। ऑथर कहते हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के एरा में जो मल्टीलेटरल रूल्स हैं वो सॉवरेनिटी को डाइल्यूट नहीं करते हैं, बट दे सर्व एज द बुलवार्क प्रोटेक्टिंग द वनरेबल नेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक डोमिनेशन।
नेशन, तो इकोनॉमिक डोमिनेशन से बचाते हैं अगर आप मल्टीलेटरल रूल्स को फॉलो करते हैं। सो एट MC 14 है ना, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 14 मेंबर्स फेस अ बाइनरी चॉइसेस। कौन सी? समन द पॉलिटिकल विल टू अंडरटेक, समन द पॉलिटिकल will to undertake serious structural and normative reforms, or allow the global trading system to drift into deep fragmentation, है ना, फेवरिंग ओनली द पावरफुल। लेकिन हमें पता है कि WTO में कुछ अच्छा ही निकल के आएगा, आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। रूल्स डिजाइन्ड फॉर लेट 20th सेंचुरी ट्रेडिंग सिस्टम कैन नॉट फुली गवर्न अ 21st century one. In the context of this statement, analyze the urgent need for WTO reforms regarding digital commerce and climate related trade measures. 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की व्यापारिक प्रणाली के लिए बनाए गए नियम 21वीं सदी की व्यापारिक प्रणाली को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इस कथन के संदर्भ में डिजिटल वाणिज्य और जलवायु संबंधी व्यापार उपायों के संबंध में WTO सुधारों की तत्काल आवश्यकता का विश्लेषण करें। जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और अगर आपने अपना आंसर लिख लिया है तो आप अपना आंसर iasrm@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर का फ्री इवेल्युएशन 2 आवर्स के अंदर अंदर करके विथ प्रोज एंड कॉन्स आपको आपके आंसर्स हम वापस भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। चलिए लास्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, दैट इज इंडियाज फ्यूचर डेमोग्राफिक चैलेंज, है ना। क्या है देखते हैं। देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है अनरैवलिंग इंडियाज डेमोग्राफिक फ्यूचर, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 2021 to 2051, राइट। ये कौन लेके आया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है UNDP, ये रिपोर्ट लेके आई है ना। और UNDP की इस प्रोजेक्ट में क्या कहा गया है? मार्क्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन अंडरस्टैंडिंग India's population trajectory. It dismisses the outdated fear of population explosion, projecting a slower annual increase of 0.5%. द कोर इशू, तो फिर कोर इशू क्या है जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो रही है? तो कोर इशू है, द कोर इशू इज दैट इंडिया इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम youth dominated demographic to steady aging and more urbanized structure. So this shift brings the unprecedented challenges and opportunities regarding the educational infrastructure, health and optimization of shrinking demographic dividend विंडो, है ना। तो ये सबसे बड़ा कोर इशू है कि इंडिया जो जिसमें यूथ डोमिनेटेड डेमोग्राफिक है, जो अब एजिंग की तरफ जाएगी, तो वहां पे हमें क्या चाहिए? मोर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर चाहिए। This shift brings unprecedented challenges and opportunities regarding the educational infrastructure, healthcare and optimization of shrinking demographic dividend sector. इन तीनों सेक्टर में हमें क्या करना है? काम करने की जरूरत है। चलिए एक एक करके सबसे पहला आर्ग्यूमेंट देखते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ऑथर कहते हैं द प्रॉब्लम फॉर स्कूल्स, है ना। ऑथर कहते हैं द प्री प्राइमरी डेमोग्राफिक्स जो 0 to 4 years है is projected to collapse from 113.5 million जो 2021 में थे to 8.6 million by मिड सेंचुरी, यानी 2050 तक जो है मिड प्राइमरी के जो बच्चे हैं ये 113.5 मिलियन से गिरकर कितने हो जाएंगे बच्चों? 8.6 मिलियन ही रह जाएंगे। कितना ज्यादा ड्रास्टिकली 80%, 60 to 70% का रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। दिस सस्टेन्ड ड्रॉप इन फर्टिलिटी रेट्स इज क्रिएटिंग एन एस्केलेटिंग नंबर ऑफ अनइकोनॉमिक स्कूल्स, है ना। अनइकोनॉमिक स्कूल्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रहे। अनइकोनॉमिक स्कूल्स क्या होते हैं, है ना? स्कूल्स विथ एनरोलमेंट टू लो टू जस्टिफाई ऑपरेशनल कॉस्ट, ये चीज ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। रिसेंटली uneconomic schools were seen in the news. What do you understand by the term uneconomic schools? या what do you understand by this term? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे स्कूल जहां पे एनरोलमेंट बहुत कम है कि वो अपने वहां के जो सुचारू रूप से पढ़ाई करवा रहे हैं वो भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, फीस इतनी कम है, तो अनइकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये कहलाया जाता है। ठीक है,
So it is threatening the teaching jobs also. Over the last decade, है ना, there has been a significant reduction of nearly 90,000 government schools while private school increased by 43,000. कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीवियस डेकेड में हम लोगों ने क्या देखा है, 90,000 जो है 90,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते हुए देखे हैं और प्राइवेट स्कूल 43,000 खुले हैं. सो दिस शिफ्ट is driven by smaller family sizes and improved capacity and desire to afford private education, fueled by the perception of better quality. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी. ठीक है. देन ऑथर अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं ग्रेइंग पॉपुलेशन. बच्चों ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टर्म से जुड़ा हुआ एक और जो है वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर इकोनॉमी. राइट. ग्रेइंग पॉपुलेशन क्या होती है बच्चों, इसको समझाता हूं. इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन इज 15 to 59 ईयर्स. द इंजन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो अब क्या प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इज प्रोजेक्टेड टू पीक एट 1009 million, that is 65.5% by 2041 before entering the डिक्लाइन. तो ये सबसे बड़ी बात है कि 2041 के बाद हम फिर डिक्लाइन की तरफ जाएंगे. तो डेमोक्रेटिक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसकी विंडो ज्यादा बची नहीं है हमारे पास, है ना. द क्रिटिकल विंडो टू लेवरेज दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड विल क्लोज पोस्ट 2041. तो 2041 के बाद हम डेमोग्राफिक विंडो यूज नहीं कर पाएंगे. ठीक है. देन कन्वर्सली अगर बात करें इसके विपरीत, है ना, द एल्डरली पॉपुलेशन जो 60 प्लस है ना, विल सर्ज फ्रॉम 9.62% जो 2021 में है, जो अभी केवल 9.62 है, वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 20.5% हो जाएगी 2051 तक. और ये सबसे बड़ी बात है कि हम 2051 में 20.5% एल्डरली पॉपुलेशन होगी. मीडियन एज की बात करें तो द मीडियन एज इज प्रोजेक्टेड टू शार्पली क्लाइम फ्रॉम 28 ईयर्स, है ना, जो 2021 में 3 to 40 ईयर्स, इंडिकेटिंग अ एडवांस स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. हम लोग जो हैं एडवांस स्टेज पे खड़े हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, है ना. सो ऑथर कहते हैं दिस ग्रेइंग डेमोग्राफिक विल severely strain state finances, healthcare and social security system. के जो ग्रेइंग डेमोग्राफिक है ये जितने भी राज्य हैं, देश हैं, उनके फाइनेंसेस को, उनके हेल्थ केयर को और सोशल सिक्योरिटी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करने वाली है. सो व्हाट आर द पॉलिसी सिग्नल्स. ऑथर अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट में कहते हैं सबसे पहला है रिसोर्स रेशनलाइजेशन. ठीक है. ऑथर कहते हैं कि व्हाट इज रिसोर्स रेशनलाइजेशन, अ डिक्लाइनिंग चाइल्ड population, a declining child population offers a chance to improve the teacher pupil ratio. तो जो टीचर pupil ratio है उसको improve करने का ये काम करेगा. बट एंड रीएलोकेट द मैटरनल हेल्थ केयर रिसोर्सेज टू अपग्रेड ओवरऑल केयर quality. Then there will be a chances of reproductive rights. Continued investment in family planning remains vital to prevent unintended pregnancies and ensure women's reproductive rights. Then maximizing the window की अगर बात करें to offset the post 2041 decline in the workforce, India must urgently overhaul its skill development system and significantly boost, है ना, स्किल डेवलपमेंट सिस्टम को क्या करें, बढ़ाएं और बूस्ट द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन टू अनलॉक द जेंडर डिविडेंड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, ये जरूरी है ही. देन द टर्म ऑफ सिल्वर इकोनॉमी जो मैं आपको बता रहा था, है ना. सिल्वर इकोनॉमी क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम मस्ट बी रीडिजाइंड फॉर जेरियाट्रिक केयर, प्रोएक्टिवली सर्विंग दिस ग्रोइंग डेमोग्राफिक proactively serving this growing demographic can unlock a second demographic dividend through a silver economy. ऑथर क्या कहते हैं कि अगर हमने जो है जेरियाट्रिक केयर प्रोएक्टिवली तरीके से हमने जो है इस डेमोग्राफी का ध्यान रखा तो सेकंड डेमोग्राफी के लिए भी हमें तैयार होना
चाहिए और उसे सिल्वर इकोनॉमी का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आखिरी मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। विद इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड projected to peak by 2041, discuss the strategic imperatives required to transition from youth-led economy to a robust silver economy। 2041 तक भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के चरम पर पहुंचने के अनुमान के साथ युवाओं के नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था से मजबूत रजत अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक अनिवार्यताओं पर चर्चा करें। जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल है, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आपको लिखना है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो कृपया करके अपना आंसर iasrm@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर्स का फ्री इवैल्यूएशन 2 आवर्स के अंदर अंदर करके विथ प्रोज एंड कॉन्स आपको वापस आपके आंसर हम लोग भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सकें। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों, आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज की क्लास में क्या चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मैं मिलूंगा आपसे कल वापस इसी समय, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़िएगा। मेक दिस डे ग्रेट, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स ग्रुप हु इज एज सीरियस एज यू गाइज, राइट। इससे हमें कांस्टेंट मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का प्यार जो हमें पिछले 3-4 दिनों से मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत 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 आभारी हैं। मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।